नमस्कार, मैं सौरभ कुमार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो पत्रकारिता का एक जाना माना चेहरा है। आपने लंबे समय तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में काम किया है। इसके साथ ही आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन का भी 14 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान आपकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई। वर्तमान में आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और अभी हमें एक सुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि संजय द्विवेदी सर को भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम आपके पत्रकारिता के सफ़र को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आपके पत्रकारिता की रुचि जागी आपके मन में। आप पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश आए। आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में ही अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाया और आज जिस संस्थान से आप पढ़े उसी संस्थान के सर्वोच्च पद पर आप पहुँचे। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव से भारतीय जनसंचार संस्थान तक का आपका सफ़र, इस सफ़र के बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा को और हर विद्यार्थी को सपने देखने चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ लगानी चाहिए और अपेक्षित परिश्रम भी करना चाहिए। अगर आप सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का आपके अंदर जज्बा है तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुलपति बनने का या आईएमसी का डीजी बनने का सपना देखा था। मैंने एक अच्छा पत्रकार बनने का और किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक बनने का सपना देखा था और ये प्रभु की कृपा है कि बहुत कम आयु में मेरा वो सपना पूरा हो गया। मैं बहुत कम आयु में संपादक बना, कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संपादक रहा, स्वदेश का, दैनिक भास्कर का, और इसके अलावा जो पहला सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ छत्तीसगढ़ का, उसमें इनपुट एडिटर रहा। तो कई बार क्या होता है कि प्रकृति जो है आपका साथ देती है, पर सपने तो आपको ही देखने हैं, परिश्रम आपको ही करना है। तो मुझे लगता है संदेश मेरा यही है और लोगों से कहना मेरा यही कि वो सपने देखें और उस सपनों के लिए अपेक्षित परिश्रम करें और ऊपर वाला बिल्कुल आपका साथ देता है। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने ही बच्चे आते हैं सब अपने सपने लेकर आते हैं, सबके अपने ख्वाब होते हैं, लेकिन खास करके भी कोरोना बीतने के बाद एक डर बच्चों के मन में बैठा है कि उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। ये डर किस हद तक सही है और जो पत्रकारिता की शिक्षा है वो इस कोरोना के बाद किस तरह बदलेगी? पत्रकारिता का रोज़गार किस तरह बदलेगा और पत्रकारिता के अध्यापन को, अध्ययन को और ज़्यादा रोज़गार मूलक बनाने के लिए हम क्या परिवर्तन उसमें करने चाहिए? देखिए, क्या हो रहा है कि समय समय पर अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें मानवता की और मनुष्य की दोनों की परीक्षा होती है। मनुष्य का काम है न घबराना और साहस के साथ उसका मुकाबला करना। यह भी परीक्षा की घड़ी है। यह परीक्षा है मनुष्य के विवेक की, यह परीक्षा है मनुष्य के साहस की, यह परीक्षा है उसकी जिजीविषा की। तो कोरोना है तो ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। दुनिया में तमाम ऐसे संकट आए और उसके बाद लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर कभी सब कुछ खत्म नहीं होता। अंततः जीतती मनुष्यता है, अंततः जीतता मनुष्य है। तो ये सामयिक संकट है, तात्कालिक संकट है, आया है, कल टल जाएगा। और कितनी भी संकट हो, कितनी भी विपदाएं हों, अंततः क्योंकि मनुष्य ही जीतता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने संकटों से निजात पाने के लिए, अपने संकटों से मुकाबला करने के लिए हिम्मत न छोड़ें। अगर हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना हमें टेक्नोलॉजी के दौर में एक कदम आगे लेकर गई है, 2 कदम आगे लेकर आईटी के सेल में। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन से नए रोजगार सृजित होने की संभावनाएं हैं? किस तरह के नए रोजगार? एक तरह से शिफ्ट तो हो ही गया है। 1991 के बाद लगभग शिफ्ट डिजिटल पे है, ठीक है, और एक मीडिया कन्वर्जेंस का टाइम हमें दिख रहा है। मतलब एक साथ आपको अनेक माध्यमों पर सक्रिय होना पड़ता है। और ये 91 के बाद के जो साल हैं, इन 30 सालों 35 सालों की यात्रा को हम देखें तो ये जो यात्रा है इन 30 सालों की, इसमें एक तरह से डिजिटल की तरफ शिफ्ट है। यानी कि आपको एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होना पड़ता है। यानी जैसे आप एक प्रिंट के भी हाउस हैं या आप प्रिंट के भी घराने हैं तो आपको एक साथ प्रिंट पे रहना पड़ेगा, साथ साथ आपको डिजिटल पे रहना पड़ेगा, साथ साथ आपको ऑन ग्राउंड इवेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, साथ साथ आपको रेडियो पे होना पड़ता है, साथ साथ आपको टेलीविज़न पे होना पड़ता है। यानी कि देखिए, एक साथ आप 5 विधाओं को साधते हैं।
इवन ऑन ग्राउंड गतिविधियाँ भी उतनी इंपॉर्टेंट हो गई, जिसको इवेंट्स कहते हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई हैं, क्योंकि आपको समाज के सातत्य में रहना है ना। एक बार पहले हम कहते थे जो दिखता और बिकता है, तो आपको लगातार विजिबल रहना है, लगातार आपको अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है, अपनी उपस्थिति बनाए रखनी, इंगेजमेंट बनाए रखना है। इंगेजमेंट बनाए रखने का काम कोई प्रिंट हाउस नहीं कर सकता। अगर अखबार सिर्फ सोचे कि मैं 24 घंटे में एक बार आऊँगा और मेरी मौजूदगी बनी रहेगी, तो नहीं बनी रह सकती। यानी उसको डिजिटल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी प्रिंट में है तो सुबह उसकी मौजूदगी है, डिजिटल पे है तो 24 घंटे मौजूदगी है, टेलीविज़न पे है तो टेलीविज़न पे मौजूदगी है, रेडियो पे तो रेडियो पे मौजूदगी है। ऑन ग्राउंड इवेंट्स कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, कुछ सामाजिक काम कर रहा है, कुछ सोशल अवेयरनेस के काम कर रहा है, या इवेंट्स कर रहा है, मानो गरबा का ही कार्यक्रम करवा रहा है, इवेंट्स करवा रहा है, तो उसकी चारों तरफा प्रेजेंस होती है। तो वो समय अब चला गया कि आप एक मीडिया को पकड़ के बैठे रहेंगे और आपके काम चल जाएंगे। आज आपको लगभग इन 4-5 माध्यमों पर एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा, और यही मीडिया की इस समय ताकत है। और जो मीडिया कन्वर्जेंस के मंत्र को समझ गया, उसका मीडिया बचेगा। जो इसको नहीं समझेगा और पुराने ढर्रे पर चलेगा, उसका तो समय जा ही रहा है और चला ही गया है। हम देख रहे हैं कि समाज में एक वर्ग है जो बार बार आज पत्रकारिता पे टिप्पणी कर रहा है कि पत्रकारिता अपने मूल से, अपने उद्देश्यों से भटक गई है। उनकी इस टिप्पणी से आप कितने? कि मेरा ये कहना है कि हर प्रोफेशन में थोड़े से भटकाव होते हैं और थोड़ी सी अच्छाइयाँ भी होती हैं। किसी प्रोफेशन के बारे में आप नहीं कह सकते ये 100% अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। क्या डॉक्टर 100% अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं? शपथ लेके जाते हैं, जबकि आप देखिए शपथ लेकर के जाते हैं। क्या वकील 100% ईमानदार है? क्या शिक्षक 100% ईमानदार है? समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो 100% ईमानदार है, जो मतलब एक तरह से विधि से बंधे हुए हैं, जो शपथ लेते हैं? बाकायदे वकील एक शपथ लेता है, डॉक्टर एक शपथ लेता है, वो पत्रकार तो कोई शपथ नहीं लेता, फिर भी धर्म को निभाता है। अपेक्षित आप तो इसलिए ये कहना कि पत्रकार ही गिर गए हैं, पत्रकार ही समाप्त हो गए हैं। जो लोग संसद और विधान सभाओं में शपथ लेते हैं, उनके शपथ की कितनी कीमत है? तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ पूरी खराब नहीं होती, पूरी अच्छी नहीं होती। राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जनसेवा बिल्कुल जान लगा के करते हैं, उनको करोड़ा वारिस के नाम से हम सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो पत्रकार सिर्फ अच्छे ही अच्छे कैसे हो सकते हैं? जैसा हमारा समाज होता है वैसा हमारे समाज सब वर्गों के लोग होते हैं, उसी तरह का मीडिया भी है। तो हमें अपने समाज के शुद्धिकरण का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मीडिया बहुत छोटी चीज़ है और समाज बहुत बड़ी चीज़ है। मीडिया समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। मीडिया ताकतवर हो सकता है पर समाज से ताकतवर नहीं है। राजनीति ताकतवर हो सकती है, समाज से ताकतवर नहीं है। डॉक्टर ताकतवर हो सकते हैं, समाज से सबसे बड़ी है समाज। समाज को अगर हम स्वस्थ करेंगे, समाज की शक्ति को जगाने का काम करेंगे, समाज की सामूहिकता के लिए काम करेंगे, अपने आप समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे शिक्षक होंगे। यही तो रामराज की कल्पना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू ही नहीं व्यापा। इसका मतलब नहीं कि रामराज में वैद्य नहीं थे, पर वैद्य ईमानदारी से काम करते थे, शिक्षक ईमानदारी से काम करते थे, डिलीवरी करते थे। तो इस मोर्चे पर हमको सोचना है कि हम अच्छा समाज बनाएं। अच्छा समाज बनाएंगे तो अच्छा मीडिया बनेगा। मीडिया अच्छा हो जाएगा और समाज बुरा रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। राजनीति बुरी रहेगी, समाज अच्छा रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। समाज अच्छा होगा तो समाज जीवन के सब क्षेत्र अच्छे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फोकस इस चीज़ पे है कि किस तरह अपनी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मूलक बनाएं। लेकिन इस शिक्षा में हम मूल्यों को किस तरह से शामिल कर सकते हैं? हम ये प्रयास कैसे कर सकते हैं कि पत्रकारिता की शिक्षा में हम ये भी करें कि हम छात्रों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अपने मूल्यों से ना डिगें, जो कोर्स इथिक्स, अपने इथिक्स से वो ना भटकें और वो मजबूती के साथ। एक बहुत शब्द लांछित किया गया, जबकि वो शब्द बहुत अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म, है ना। जबकि प्रोफेशनलिज्म तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम सब प्रोफेशनल हो जाएं, प्रोफेशनलिज्म के एथिक्स को मानने लगें, तो कितनी अच्छी चीज़ है। दरअसल मीडिया में प्रोफेशनलिज्म आया ही नहीं है। मीडिया में थोड़ा सा बाजारूपन आ गया, थोड़ा सी व्यावसायिकता बढ़ गई, पर प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। प्रोफेशनलिज्म का आशय ये है अपने काम को पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना, उसका उचित मूल्य मिलना। ठीक है, तो मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि जर्नलिज्म के अंदर, मीडिया के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म विकसित होगा, और जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म विकसित होगा वैसे वैसे अन्य व्यवसाय की तरह इनका सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें वेजेस भी अच्छे होंगे, भत्ते भी अच्छे होंगे, और एक नियमन होगा। जो मैनेजमेंट के लोग कर पा रहे हैं, जो बाकी क्षेत्रों के लोग कर पा रहे हैं, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, आने वालों की भीड़ है। कौन आ रहा है इस पर कोई चेक पॉइंट नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हमको धीरे धीरे जो मीडिया की शिक्षा है इसके प्रोफेशनलिज्म की तरफ हमको सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति क्यों पत्रकार होना चाहिए, हर व्यक्ति क्यों मीडिया का व्यक्ति होना चाहिए। वही लोग आएँ जो इस काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कम से कम इस प्रोफेशन की मर्यादा रख सकते हो और अपेक्षित उन्होंने इसकी ट्रेनिंग प्राप्त की हो, शिक्षा प्राप्त की हो, डिलीवरी के सिस्टम को जानते हो, उसके महत्व को जानते हो, कम्युनिकेशन के असर हो उसके इम्पैक्ट को जानते हो। उन्हीं लोगों को इसमें आने देना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ नियमन पत्रकार संगठनों को करना पड़ेगा, वरना स्थितियाँ बहुत अच्छी दिख नहीं रही मुझे। एक बात ये भी आती है, जब पत्रकारिता मूल्यों की बात की जाती है तो बहुत एक बड़ा वर्ग है जो कि ये कहता है कि नारद मुनि को पत्रकारिता का अधिष्ठाता देव मानते, तो उनसे हम अपने मूल्यों को ग्रहण करें। मगर इसके साथ ही समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो जब कभी भी किसी प्रोफेशन को भारतीय दर्शन से जोड़ा जाता है, भारतीय मूल्यों से जोड़ा जाता है, तो उसका विरोध करते हैं। जबकि पंडित जुगल किशोर मिश्र ने जब उदंडमार्तन की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने पत्र के शुरुआत के लिए नारद जयंती का दिन चुना था। तो इसको हम किस तरीके से हम पत्रकारिता के मूल्यों को अपने भारतीय दर्शन से जोड़ सकें, और क्या इसे आप सही मानते हैं, ऐसा किया जाना क्या ये फ़ायदेमंद? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो समाज होता है उसकी एक चित्त होती है, उसकी एक चेतना होती है और वो अपनी उसमें ही सांस लेता है। आप हमारे जितने आज़ादी के आंदोलन के नायकों को देखिए, वो कहाँ से अपने आप को जोड़ते हैं। जिन नेहरू को हम बहुत प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, उनकी सबसे प्रिय नदी गंगा है ना। तो आप महात्मा गांधी को देखिए, दीनदयाल उपाध्याय को देखिए, राम मनोहर लोहिया को देखिए। राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेले की शुरुआत कराई चित्रकूट के अंदर, राम पर किताबें लिखी, कृष्ण पर किताबें लिखी। तो सारा जो हमारा, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास बोध से, अपने सांस्कृतिक बोध से कट जाते हैं, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा। तो हमें इसका अवगाहन करना पड़ेगा कि आखिर हमारा इतिहास क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं, है ना। जिस बात को मैत्री शरण गुप्त लिख रहे हैं कि, है ना, कि हम कौन थे, क्या होंगे, आओ मिलकर समस्याएं विचारें सभी। तो हम सबसे बड़ा जो संकट हिंदुस्तान का है वो हीनता का है कि हम भूल गए कि हम क्या थे। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत से परिचय हो। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, भारत को चीन बनने की आवश्यकता नहीं। कई लोग घबराए हुए हैं, चीन से हमारी लड़ाई हो जाएगी। हमें चीन बनना ही नहीं है। हम अमेरिका हमारा आदर्श नहीं है, ब्रिटेन हमारा आदर्श नहीं है, हम कोई इस तरह के समाज नहीं। हम तो अपनी सॉफ्ट स्किल के आधार पर इस दुनिया को सुखमय बनाने के लिए चले हुए लोग हैं। हम ऐसा भी नहीं मानते कि हम सर्वश्रेष्ठ देश हैं। हम ये भी नहीं कहते सबसे महान संस्कृति हमारी है या हम ही सबसे महान हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम भी अच्छे हैं, आप में भी अच्छे होने की संभावना है, आप हमसे भी अच्छे हो सकते हैं, हम ये भी मानने को तैयार हैं। तो हमारा कोई एक अतिवादी रवैया नहीं है। अपनी सॉफ्ट स्किल्स के आधार पर, अपनी विचारणा के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि भारत को सही अर्थों में समझने की ज़रूरत है। भारत क्या है, भारत की जड़ें क्या, हमारे रूट्स क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं। अगर हम अपनी रूट्स, अपनी परंपराएं, अपनी जो भारतीयता या भारत के जो जीवन मूल्य हैं, भारत के जो मान बिंदु हैं, उनसे ही अगर हमको नफरत है तो कहीं ना कहीं हमको विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा में, हमारी पढ़ाई लिखाई में या हमारी जो ग्रूमिंग हुई है उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है, जिससे हमें अपने ही प्रतीकों से नफरत है, हमें अपने ही लोगों से नफरत है, या हम अपने लोगों को ही उन घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो वो चीज़ हमें अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। शायद इसका कारण ये है कि हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं जो पश्चिमी प्रभाव हैं या बहुत लंबे समय तक जो हम गुलाम रहे, उस गुलामी का जो हम पे असर है, उसने हमारे मन में हीनता के भाव को बहुत ज़्यादा भर दिया है। उस हीनता से जैसे जैसे मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो रही नहीं है, ऐसा हो रही है ना, हो रही है। महर्षि अरविंद इस बात को समझ गए, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझ गए, गांधी इस बात को समझ गए, लोहिया इस बात को समझ गए, दीनदयाल इस बात को समझ गए। हमको भी समझना पड़ेगा। धर्मपाल इस बात को बताते हैं। तो आपको इन चीज़ों को उस मूल टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, भारत को भारत से परिचित कराना। भारत जिस दिन भारत से परिचित हो जाएगा उस दिन इसके सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आज कहते हैं कि आज मीडिया को, ट्रेडिशनल मीडिया की उसका प्रतिद्वंदता उसकी सोशल मीडिया के साथ है। लेकिन सोशल मीडिया में हम जैसे देख रहे हैं कि संवाद का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है, और ये संवाद का स्तर सिर्फ उन लोगों के कारण नहीं गिर रहा जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, जबकि जो मीडिया के जो बड़े संस्थान हैं, जो मीडिया के जाने पहचाने लोग हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं, वो भी इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि संवाद की सूचिता को बनाए रखने के लिए क्या सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस किए जाने चाहिए, या फिर कोई और तरीका है जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस स्थिति को संभाल सकता है? देखिए, क्या है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और एक लोकतंत्र में सेंसरशिप जैसी बातों का समर्थन करना तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। पर मैं ये मानता हूँ कि दो शब्द मेरे ध्यान में आते हैं, एक जर्नलिस्ट है, एक एक्टिविस्ट है। अभी समस्या ये हो रही है
कि जर्नलिस्ट के वेश में एक्टिविस्ट मीडिया में इंटर कर गए। एक्टिविस्ट बुरी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं मानता, पर मेरा कहना अगर आप एक्टिविज़म कर रहे हैं, अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो एक्टिविस्ट की भूमिका में रहिए, जर्नलिस्ट की भूमिका में मत आइए। जर्नलिस्ट बन करके आप जो एडवोकेसी करते हैं कुछ खास विचारों की या भारत विरोधी विचारों की या उन विचारों की जिनको आप पसंद करते हैं, मेरा कहना है जर्नलिस्ट का काम नहीं है। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। आप तय करें कि आप जर्नलिस्ट हैं कि एक्टिविस्ट हैं। तो अगर आप एजेंडा जर्नलिज्म इसमें शामिल करेंगे या अपने एजेंडे को लेकर के जर्नलिज्म की दुनिया में आप आते हैं, मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता का नुकसान करते हैं, मीडिया का नुकसान करते हैं, मीडिया की विश्वसनीयता का क्षरण करते हैं और तथ्यों को मैनिपुलेशन के आप अपराधी हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं कि जर्नलिस्ट बने रहें, एक्टिविस्ट ना बने, और दूसरे बात कि भारत से परिचय करवाया जाना आवश्यक है। यही हमारे कई सारी समस्याओं का जवाब है, उन समस्याओं का समाधान है। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जिस तरह माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसी तरह भारतीय जनसंचार संस्थान भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।